તમે ભવિષ્ય માટે તૈયાર સીએનબીસી બજારના ઇબેક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં પ્રવેશી રહ્યા છો. નમસ્કાર, સીએનબીસી બજારના ઇબેક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું ઝરણા અલકંટી અને તમારું સ્વાગત કરું છું પ્રોપર્ટી ગુરુના ખાસ શોની અંદર. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પાછલા થોડા બજેટથી સરકારનું જે ધ્યાન છે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગની ઉપર રહેલું છે અને હવે બજેટ 2022ને પણ ગણતરીના જ દિવસો બાકી રહ્યા છે. ત્યારે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગની સ્થિતિ અને રિયલ એસ્ટેટની બજેટથી આશાઓ આ અંગે આજે આપણે વાત કરવાના છે. તો અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ સાથે સંકળાયેલા એવા ડેવલપર પોદ્દાર હાઉસિંગના एमडी रोहित पोद्दार आज अपनी साथ आ चर्चा में जोड़ाया है. रोहित जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर प्रॉपर्टी गुरु शो में. नमस्ते मैम. जैसे कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि फिलहाल रियल एस्टेट में अफोर्डेबल हाउसिंग की क्या स्थिति है. अगर हम सेल्स की बात करें, इन्वेंट्री की बात करें, डिमांड की बात करें, हर लिहाज से अफोर्डेबल हाउसिंग की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? अफोर्डेबल हाउसिंग के जो ग्राहक हैं वो वर्किंग क्लास के समाज है, इसलिए कोविड से उनको काफ़ी बड़ी हिट हुई. पर लास्ट आप समझिए 2020 में जब कोविड आई थी मार्च में, तो 2020 की स्थिति तो बहुत ही ख़राब थी पूरी मार्केट के लिए. पर 2021 में रीबाउंड काफ़ी बहुत अच्छा हुआ और इसका कारण था अफोर्डेबल हाउसिंग. 4-5 स्ट्रक्चरल चीज़ थे जो ऑल टाइम फेवर कर रहे थे अफोर्डेबल हाउसिंग परचेस के लिए. एक था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक्चुअली होम लोन के लिए कोई सेगमेंट के लिए उनको प्रमोट किया था. स्टैम्प ड्यूटी की वेवर दी थी और रियल एस्टेट सेक्टर ने 50% गवर्नमेंट ने काट दी थी और सब डेवलपर मिल करके 50% काट और की. तो करीब 5-6 महीने के लिए 0% स्टैम्प ड्यूटी था. तो इसके कारण बहुत सारी सेल्स बढ़ी मार्केट में. इसके बजाय जो होम लोन की रेट है वो अभी भी ऑल टाइम लो है. आप देखिए 2005 के बाद में जब बूम चालू हुई थी, हम लोग वैसी स्थिति में हैं जहां होम लोन की रेट बहुत कम है. रियल परचेस प्राइस जो है 5-7 साल से बढ़ी नहीं है. इन्फ्लेशन तो था ही. तो जो कंबाइंड हाउस होल्ड इनकम है मैंने लोगों का, वो नॉर्मली 5 या 6 गुना होता है फ्लैट की परचेस के प्राइस का अपर लिमिट. क्योंकि 5 या 7 साल से प्राइस बढ़ी नहीं और इनकम बढ़ता गया लोगों का 10-12% साल का 2013 से लेकर के आज तक. तो एक्चुअल जो प्राइस ऑफ जो अच्छी खरीदी की प्राइस है वो तीन बार हाउस होल्ड इनकम के ऊपर आ गई. तो मैंने एक्चुअल रियल जो लेवरेज लेते हैं वो मॉर्गेज में वो बहुत कम हो गई. इसके कारण अफोर्डेबिलिटी बहुत बढ़ गई. इन्वेंट्री का जो बुके था और जो अवेलेबिलिटी थी मैंने रेरा के कारण बहुत अच्छी हो गई. ट्रस्ट अच्छा आ गया डेवलपर और बायर के साथ में एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेरा. और ये सब चीज़ को मिला करके एक अच्छी टेलविंड आई लास्ट ईयर और उसके कारण बहुत सारी बुकिंग हुई हैं अक्रॉस जो भी इंडिया में 8-9 मेन मार्केट हैं उसमें बहुत अच्छी बुकिंग हुई है और हमारे लिए भी अच्छा बुकिंग हुआ है हमारे एरिया में. तो मेरे हिसाब से तो अफोर्डेबल हाउसिंग ड्राइवर रहेगी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, मैं स्पेशली रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए अगले बहुत सालों के लिए, क्योंकि रियल डिमांड है और रियल एंड यूज़र है, इन्वेस्टर लेड मार्केट नहीं. જી, તો અહીં આગળથી આપણે સમજી રહ્યા છીએ કે રિયલ એસ્ટેટનું જે ડ્રાઈવર છે અત્યારે અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટ રહી શકે છે. અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટની અંદર ઘણી બધી માંગ જે છે તે અહીંયા આગળથી આવી રહી છે. લોકોની અફોર્ડેબિલિટી પણ વધી છે, જેને કારણે લોકોની જે ઘરની માંગ છે એ વધી રહી છે અને અફોર્ડેબલ હોમ્સના જે વેચાણ છે એ વધી રહ્યા છે અને થોડી સરકાર તરફથી પણ જે રાહતો મળી હતી એનો પણ લાભ અહીંયા આગળથી ગ્રાહકો દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે. તો ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે પોતાનું પહેલી વારનું ઘર ખરીદવાનું સપનું આ વર્ષ દરમિયાન પૂરું કરતા દેખાયા છે અને ટૂંક સમયમાં પણ એવું પૂરું કરી શકે છે. સારા બુકિંગ્સ અફોર્ડેબલ હોમની અંદર અહીંયા આગળથી આવતા આપણે જોઈ શક્યા છે. રોહિતજી,
जैसे कि आपने बताया कि पिछले काफ़ी सालों से जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो एक ही दायरे में बनी हुई है, एक सीमित रेंज में थोड़ी बहुत ही इधर-उधर हुई है, एक स्थिर कीमत हम जिसको बोलते हैं। तो हाँ जी, अफोर्डेबल सेगमेंट में जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि आजकल जो कमोडिटी के प्राइस बढ़े हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ती दिखी है और अफोर्डेबल बिल्कुल। सेगमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपर्स के लिए समस्या हो जाती है कि कीमतों को वहीं बनाए रखना है और आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ रही है। तो हाँ ये जी। जो मुश्किल है उसका आप कैसे सामना कर रहे हैं और कीमत को वहाँ पे बनाए रखना कितना मुश्किल होता है डेवलपर के लिए? कीमत को बनाए रखने के लिए तो इम्पॉसिबल चीज़ है मैडम, क्योंकि आपको पूरे मार्केट को पता है कि सीमेंट के प्राइस क्या कितने बढ़ गए, स्टील के प्राइसेज़ कितने बढ़ गए और मानिए पेट्रोल के प्राइसेज़ कितने बढ़ गए। तो इन्फ्लेशन तो है ही। बहुत सारी चीज़ों में तो 50% की प्राइस बढ़ गई, तो कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट एटलीस्ट ₹400 पर स्क्वायर फुट तो बढ़ ही गए। और जीएसटी है, ये सब चीज़ों के ऊपर तो वो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो मेरे हिसाब से आगे आप कोई भी और दूसरे सेक्टर को देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी में, जो कोई भी और सेक्टर में प्राइसेज़ तो बढ़ गए काफ़ी और रियल एस्टेट में भी आगे प्राइसेज़ बढ़ने ही वाले हैं। इसमें कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो डेवलपर का मार्जिन है वो बहुत पहले ही कम था और अभी तो कम से भी कम हो गया। तो उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि प्राइसेज़ बढ़ाएँ। इसलिए जितने कस्टमर अभी लेंगे फ्लैट, जहाँ से उनको जहाँ भी लेना है, उनके लिए बेहतरीन डिसीज़न है, क्योंकि शायद 2-3 महीने बाद में या 1 महीने बाद में प्राइसेज़ तो बढ़ने ही वाले हैं। जी, तो 2-3 महीनों में हमें प्राइस बढ़ती देखने को मिल सकती है। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो फ़िलहाल रेडी फ्लैट है जो ऑलरेडी डेवलपर की लॉन्च स्कीम है, वहाँ पे शायद कीमतें ये बनी हुई है एक लिहाज़ से और जो आप बता रहे हैं कि अगले थोड़े आने वाले समय में बहुत जल्द ही कीमतें बढ़ेगी, तो नए प्रोजेक्ट में ये जो कीमत की बढ़ोतरी है, वो आ सकती है? हाँ जी, तो माने रेडी इन्वेंटरी अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत कम है। आप एमएमआर एरिया में देखेंगे तो जो ब्रांडेड डेवलपर है, उनके पास हार्डली कुछ मानी इन्वेंटरी पड़ी होएगी जो रेडी फॉर पोजेशन है। हमारे पास में शायद कुछ 12-13 फ्लैट बचे माने ओल्ड इन्वेंटरी में। वो कुछ भी नहीं है माने मार्केट के साइज़ के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से जो भी इन्वेंटरी का ओवरहैंग था 2021 में सब निकल गया है। जो भी अभी नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे क्योंकि आज की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की कीमत में उनको फैक्टर करना पड़ेगा। तो कॉस्ट तो बढ़ ही गई पहले पहले फ्लैट के मुताबिक और नए-नए ट्रेंड भी आ गए अभी मार्केट में मैडम। क्या हो रहा है कि लोगों को शायद थोड़ा बड़ा फ्लैट चाहिए, किसी को एंट्री लेवल फ्लैट चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन फ्लैट के बदल गए। जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है लिवेबिलिटी कोशेंट के हिसाब से, उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, वो माने चेंज हो गया। जैसे गाड़ी में चेंज हो गया, वैसे रियल एस्टेट में भी चेंज हो गई। तो कॉन्फ़िगरेशन बदलने से ओवरऑल प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी बदल गया है। तो नए प्रोजेक्ट में 100 अरे डेफ़िनिटली उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी और पुराने प्रोजेक्ट के मुताबिक टावर अभी आ रहे हैं हर जगह। बदलापुर में अपना शायद 70 मीटर का टावर है, पहले अपना 24 मीटर का बिल्डिंग था। तो लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेशन बदल गई, प्रोडक्ट बदल गया और हेंस प्राइस भी बदलने वाली है। જી. તો જે રીતે આપણે અહીંયા આગળથી સમજી રહ્યા છે કે નવા જે પ્રોજેક્ટ આવી રહ્યા છે ત્યાં આગળ તમને થોડી કિંમતોનો વધારો દેખાઈ શકે છે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગની અંદર પણ અને અફોર્ડેબલ હાઉસિંગની અંદર જે ટ્રેન્ડ છે લોકોની માંગ છે એમાં થોડા બદલાવ થઈ રહ્યા છે रोहित जी जैसा कि आपने अभी बताया कि ट्रेंड में थोड़ा चेंज आ रहा है क्या चेंज है ये किस तरीके के घर लोग चाह रहे हैं क्या लोगों को टाउनशिप में अभी रहना ज़्यादा पसंद है बड़े घरों की डिमांड हो रही है किस तरीके की डिमांड आप देख रहे हैं क्या चेंज देख रहे हैं पहले मैडम सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि रेरा के कारण पूरी डिमांड की कैनिबलाइजेशन ब्रांडेड डेवलपर के पास चली गई। क्योंकि उनको पता है कि ब्रांडेड डेवलपर के पास में बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है और रेपुटेशनल रिस्क है कि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ही है कैसे भी करके। तो एक तो सबसे बड़ा चेंज ये हो गया। इसके बजाय जैसे मैंने पहले बताया था आपको, मेंशन किया था मेरे पॉइंट में कि कस्टमर को लाइफ़स्टाइल और लाइफ स्पेस की आवश्यकता है। कोविड ने उनको सिखाया है कि घर ही उनको बचा सकता है कोविड ने और उनको घर बचाया है। तो बहुत बहुत सारे लोग जो रेंट में रह रहे थे, उनको घर खरीदना है। तो सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर रेंटल से जो अपनी पहली घर खरीदने वाली हैं वो है। बहुत सारे जॉइंट फैमिली हैं जिनको स्पेस का रिक्वायरमेंट की कमी थी और न्यूक्लियर फैमिली को अपना जगह चाहिए। ये दूसरी ड्राइवर है और बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ रह रहे थे घर में, छोटे से घर में, क्रैम्प था बहुत, जगह नहीं थी।
और 24 घंटा दिन में रहना एक दूसरे के साथ में 6 महीने के लिए कठिन चीज़ है। माने नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे लोग स्कूल चले जाते, माने पति पत्नी काम में जाते, माँ पिताजी घर में रहते, तो सबको स्पेस है अपना अपना काम करना। पर कोविड में होम क्वारंटीन के कारण ये थोड़ी फैमिली में फ्रिक्शन भी हुई और सबको अपने अपने अपना स्पेस चाहिए। तो न्यूक्लियर फैमिली अपना पहले घर लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनको पता चला कि कोविड के कारण, क्योंकि होम क्वारंटीन थी, एक कॉम्प्लेक्स में रहना जरूरी है, जहाँ जो भी पॉसिबिलिटी है उनके लिए किराना दुकान, स्कूल, हॉस्पिटल, अच्छे एमिनिटी, क्लब हाउस, वो सब कॉम्प्लेक्स में होने चाहिए। और इसके कारण टाउनशिप का प्रेफरेंस है, क्योंकि वॉक टू वर्क हो या वर्क टू प्ले हो या वॉक टू स्कूल हो या वॉक टू हॉस्पिटल हो, ये चीज़ कस्टमर के मन में एक तसल्ली है कि आजू बाजू में है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये ट्रेंड के हिसाब से लोग खरीद रहे हैं। ये एक और ट्रेंड है कि जो लोग पहली बार होम खरीद रहे हैं उनको एंट्री लेवल होम चाहिए, जिसके पास ऑलरेडी होम है उनको अपग्रेड चाहिए, थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए। 1 बीएचके वाले को 1.5 बीएचके चाहिए, ताकि कि बच्चा घर में सीख सके, क्योंकि स्कूल बंद थे इतने इतने समय के लिए। तो वर्क फ्रॉम होम का भी कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़रूरी। तो लोगों को जो जो लोगों के पास में ऑलरेडी घर है उनको थोड़ा और बड़ा घर चाहिए, बालकनी चाहिए, हवा के हिसाब से वेंटिलेशन चाहिए, अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन चाहिए। तो मार्केट मैच्योर हो गई कस्टमर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે સમજી રહ્યા છે અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટ અંગેની વાત કરી રહ્યા છે. અફોર્ડેબલ ઘરોની માંગની અંદર જે બદલાવ આવ્યો છે તે અંગેની અહીંયા આગળ આપણે વાત કરી રહ્યા છે. દર વખતે આપણે ચર્ચા કરતા આવ્યા છે એ જ ઉકેલ, એ જ જે નિષ્કર્ષ છે અહીંયા આગળથી નીકળી રહ્યો છે કે લોકોને હવે થોડા મોટા ઘર જોઈએ છે, બાલ્કની હોય, એમ્યુનિટીઝ હોય, આસપાસમાં જીવન જરૂરિયાતની હોસ્પિટલ હોય કે બાકીની દરેક જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ હોય, નજીક હોય, એનું ખાસ મહત્વ અત્યારે વધતું આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. વર્ક ફ્રોમ હોમને માટે કે ઘરેથી શાળાઓ કે ભણવાની પ્રવૃત્તિઓ થઈ શકે એ માટે પણ થોડી જગ્યાની જરૂર લોકોને દેખાઈ રહી છે. તો આ રસપ્રદ ચર્ચા આપણી થઈ રહી છે. અહીંયા આપણે લેવો પડશે એક વિરામ, અને વિરામ બાદ આપણે ચર્ચા કરીશું કે અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટની અને રિયલ એસ્ટેટની બજેટની પાસેથી શું આશાઓ છે. તો અહીંયા લઈ લઈશું એક નાનકડો વિરામ. વિરામ બાદ પ્રોપર્ટી ગુરુની અંદર આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે. આપણી સાથે આ ચર્ચામાં રોહિત પોદ્દાર જોડાયેલા છે, અને આપણે હવે જે વાત કરવાના છે એ છે કે આપણા જે અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે, અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટની તેમજ સંપૂર્ણ રિયલ એસ્ટેટની જો વાત કરીએ તેની બજેટ પાસેથી શું આશાઓ છે. रोहित जी, अभी बजट को थोड़े ही दिन बाकी बचे हैं, तो हाँ जी। बजट के एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर ली जाए. पर सबसे पहले, क्योंकि हम अफोर्डेबल सेगमेंट से हमारी बात शुरू हुई है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए जो सरकार ने कैप लगाई थी 45 लाख की कीमत, और एरिया वाइज भी 200 मीटर का ऐसा कुछ जो एरिया है, क्या हाँ जी। इसे बढ़ाने की ज़रूरत आप देख रहे हैं? खास करके मुंबई और एमएमआर की बात की जाए तो बड़े शहरों में क्या इसकी आपको ज़रूरत दिखती है? हाँ जी, ज़रूरत तो है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई, और रियल एस्टेट इन्फ्लेशन के मुताबिक सबसे अच्छी हेज है। जो 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 अपार्टमेंट की साइज़ है 200 मीटर, इसको बढ़ाने की मेरा ओपिनियन है कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर जो कैप है प्राइस का, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण कॉस्ट बढ़ गई, हमारा विचार है कि इसको एटलीस्ट 60 लाख रुपए तक इंक्रीज़ माने कराएँ। क्योंकि 2 बीएचके का भी घर यानी इनफैक्ट 100 मीटर से भी नीचे रहता है, और इनका कॉस्ट 45 लाख में बैठाना माने इम्पॉसिबल हो गया है, माने बिकॉज़ ऑफ कॉस्ट इंक्रीजेस, बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लेशन। और जैसे जो मैंने पहले बताया था, सीमेंट के प्राइसेस वगैरह-वगैरह। तो इसके कारण आई थिंक इसका जस्टिफिकेशन काफ़ी अच्छा है। ઓકે, તો 45 લાખની જે કેપ છે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ માટે, એને થોડી વધારવામાં આવે તો અહીંયા આગળથી એક રાહત ગ્રાહકોને અને ડેવલપરને બંનેને મળી શકે છે. રોહિત जी, और क्या क्या अपेक्षाएं है रियल एस्टेट की बजट से? मैडम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही पॉजिटिव है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, और जो उन्होंने स्कीम निकाली थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत बड़ी सक्सेस रही, और बहुत सारे लोगों को पहला घर मिला। तो हमारे हिसाब से रियल एस्टेट इज़ अ डिराइव्ड डिमांड। इकोनॉमी अच्छी चली तो रियल एस्टेट अच्छा चलेगा।
तो हमारा विचार स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के ऊपर नहीं है, पर स्ट्रक्चरल चेंजेस के ऊपर है, जहाँ जॉब क्रिएशन हो, सीमेंट और स्टील प्राइसेस के लिए कुछ कैप लिया, वो कैप कुछ लाएं जहाँ अपने को अफोर्डेबल सीमेंट और स्टील प्राइसेस मिले, जो हम लोग फिर प्राइसेस कस्टमर को पास ऑन कर सकें। इस तरह की स्ट्रक्चरल माने कुछ होगा तो अच्छा रहेगा, माने हमारे सेक्टर के लिए। पर इकोनॉमी अच्छी बढ़ेगी तो रियल एस्टेट भी अच्छा बढ़ेगा। हमारे हिसाब से जो तेजी आई मार्केट में, आप पहली साइकिल देखेंगे, जो स्टॉक मार्केट से आया, फिर इंडस्ट्री में गया, और पैसा फिर आएगा उसका फाइनेंशियल सर्विसेज में और फिर रियल एस्टेट में। और क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, रियल एस्टेट इन्फ्लेशन का सबसे अच्छा हेज है, और इसके कारण हमारे हिसाब से 6, 7, 8 साल का अभी काफ़ी तेजी रहेगी रियल एस्टेट के स्पेस में। तो इसको कैसे बढ़ाएं, गवर्नमेंट को ऑलरेडी अच्छे से पता है, अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट वहाँ बैठे हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बहुत सारे इंडस्ट्री डिपेंड करते, करीब 200 इंडस्ट्री डिपेंड करते। तो रियल एस्टेट में तेजी आएगी कंजम्पशन लेड साइकिल के हिसाब से और एंड यूज के हिसाब से, तो बाकी की इंडस्ट्री को भी अच्छी बनी बूस्ट मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगी। और जो यूनिकॉर्न प्राइम मिनिस्टर जी बता रहे थे कि स्टार्टअप कंपनी इंडिया की ड्राइवर रहेंगे इंडस्ट्री के लिए, हमारा विचार है कि उनको रियल एस्टेट सेक्टर में भी एटलीस्ट 50 यूनिकॉर्न की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस इंडस्ट्री बॉडी पूछ रहे थे, तो रिकमेंडेशन ऑलरेडी उनके पास है, वो उसमें से 50-60% भी हो तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बूम आएगी रियल एस्टेट स्पेस में, और एंसिलरी इंडस्ट्री को भी अच्छी रुचि मिलेगी। और जो रियल एस्टेट का शेयर है जीडीपी का, अभी बहुत कम है, पर एटलीस्ट डबल होना चाहिए, जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाएगी। ઓકે, તો આ તમામ અપેક્ષાઓ છે જે અહીં આગળથી આપણે બજેટની અંદર આપણે આવતી જોઈ રહ્યા છે, જે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર હોય કે ઇકોનોમીને બૂસ્ટ મળે એવી અપેક્ષા જે છે એ ઓવરઓલ અહીં આગળથી રાખવામાં આવી રહી છે। रोहित जी, फिर भी इनकम टैक्स को लेकर या ऐसी कुछ आपकी कोई अपेक्षा है कि जैसे कि सेक्शन 24B है, वहाँ पे जो हाँ जी। कैप है उसे अगर बढ़ाया जाए, या पर्सनल टैक्स में थोड़े जो टैक्स फ्री इनकम है उसे बढ़ाया जाए, तो क्या और ग्राहकों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? बिल्कुल मैडम, वो तो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज है, ताकि कि उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़े। जो ऐसी डिडक्शन मिलती थी कस्टमरों को, वो बंद हो गई, वो वापस लाएंगे बजट में, तो बहुत अच्छा हमारी डिमांड बढ़ सकती है इसमें। जी। और जो रियल एस्टेट को मेन प्रॉब्लम दिख रही है वो होती है फंड की, तो क्या एनआरआई से फंडिंग आए, या और कोई तरीका आप देख रहे हैं जिसकी कुछ बजट में चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से रियल एस्टेट को फंड मुहैया किया जाए? लिक्विडिटी के तो इशू पूरे सेक्टर में तो है ही मैडम। और एक्चुअली क्या हुआ है कि जो कंपनियां हमारे जैसे, जिसके पास रियल एस्टेट फंड की बैकिंग हो, एचडीएफसी कैपिटल जैसे, आडिया जैसे, उनकी ग्रोथ है, बाकी के सेक्टर में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि फंड की क्रंच बहुत बहुत खतरनाक है। तो गवर्नमेंट शायद सोच सकती है कि एनडीएफसी सेक्टर में कुछ लिक्विडिटी क्रिएट करें वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। किया भी था लास्ट ईयर और ईयर बिफोर लास्ट में, पर शायद क्वांटम ऑफ पैसा जो चाहिए एक्चुअली उतना नहीं दिया गया। मेरे हिसाब से 50,000 करोड़ रुपए का फंड एनबीएफसी सेक्टर के लिए डिसेंट अच्छे रेट में 10-12% में अवेलेबल हो तो काफ़ी अच्छा होगा सेक्टर के लिए। बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू एक फंड भी गवर्नमेंट ने चालू की थी, जो अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए, ये काफ़ी सक्सेसफुल था। पर क्वांटम माने काफ़ी रीजनेबल थी, पर वन बड़ी नहीं थी। तो रिक्वेस्ट है कि सेक्टर के पोटेंशियल के हिसाब से फंड का अरेंजमेंट हो एनबीएफसी के थ्रू, बैंक के थ्रू, जो कमेंसुरेट है इंडस्ट्री के साइज के हिसाब से, तो एटलीस्ट ग्रोथ के लिए पैसे मिलेंगे। अपने व्यूअर को पता होगा कि आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से बैंक के पैसे से हम लोग ज़मीन खरीद नहीं सकते, और वो अपना रॉ मटेरियल है। तो आप सोचिए कि कोई भी सेक्टर में रॉ मटेरियल आप बैंकिंग सेक्टर के थ्रू नहीं नहीं खरीद सकते, तो ऑब्वियसली वो सेक्टर का ग्रोथ का लिमिट हो जाएगा। और जितने इन्वेंट्री मार्केट में आएगी, प्राइस में प्रेशर रहेगी कि वो प्राइस बढ़े नहीं। तो एंटी इन्फ्लेशनरी स्टांस है कि लिक्विडिटी क्रिएट करें माने पूरे सेक्टर के लिए, ताकि कि ग्रोथ हो सके।
ઓકે, તો ગ્રોથ માટે લિક્વિડિટી ક્રિએટ કરવી અહીંયા આગળથી ખૂબ જરૂરી બની રહી છે. એના ઉપર સરકારનો ફોકસ રહેશે એવું આપણે અહીંયાથી ખાસ અપેક્ષા રાખી શકીએ છીએ. रोहित जी, पिछले वाले बजट में रेंटल पॉलिसी के लिए भी थोड़ी सी बातचीत हुई थी. क्या आपको लगता है कि इस बार उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस बढ़ सकता है? रेंटल मार्केट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है मैडम, पर स्ट्रक्चरल अब हमारा स्ट्रक्चरल इशू है। आप देखिए लास्ट 50-60 साल से हमारा जो रेंटल इनकम का यील्ड है, वो 2 ढाई 3% है और हमारे रियल बोरोइंग रेट 6.5-7% है। तो बहुत ही कम देश हैं दुनिया में जहाँ रेंटल यील्ड और गवर्नमेंट जो पैसा मिलता है बैंक से उसमें इतनी बड़ी फ़र्क है, ऑलमोस्ट 5% का नेगेटिव कैरी है। तो आइदर हमारा इंटरेस्ट रेट कम आए और या अपना यील्ड बढ़े। यही दो गुंजाइश हैं रेंटल में, रेंटल पॉलिसी को एक्चुअली बहुत बड़ा बम्पर करने के लिए। अब दूसरे देश को देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट कम है और रेंटल यील्ड ज़्यादा है और इसलिए डेवलपर लोगों के पास या फंड या रीट स्ट्रक्चर बहुत अच्छी चलती है इसमें जहाँ पॉजिटिव कैरी हो। नेगेटिव कैरी होने से कोई इंसेंटिव नहीं है किसी को कि वो घाटा में काम करे और वो फाइनेंशियल क्लोजर भी प्रोजेक्ट का नहीं होगा घाटे में काम करने से। बैंकिंग सेक्टर में आप जाकर के बोलोगे कि मैं लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट करूंगा तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी और इसलिए ये दो चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा इन्वेंट्री मार्केट में आएगी उतना अच्छा रहेगा सेक्टर के लिए। और बहुत सारे लोग हैं जिसको खरीदना नहीं है और जिनको रेंट करना है या जो एक शहर से दूसरे शहर जॉब में मूव करेंगे तो उनके लिए तो रेंटल की आइडिया अच्छा है। तो हाँ, तो मैडम स्ट्रक्चरल चेंज होनी ज़रूरी है। रेजिडेंशियल सेक्टर में एक्चुअली रेंटल 18% है, कमर्शियल सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा है, मैंने और थोड़े और रीजनेबल रिटर्न है। तो जो भी रेट हम लोग देख रहे हैं अभी आज जो मार्केट में लिस्ट हुई आईपीओ के हिसाब से वो कमर्शियल सेक्टर में है क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट और रेंटल यील्ड ऑलमोस्ट सिमिलर हैं या उसमें वो थोड़ा पॉजिटिव कैरी है। रेजिडेंशियल सेक्टर में ऑलमोस्ट 4% का नेगेटिव कैरी है अभी, 4.5% का। तो आइदर रेंटल यील्ड को बढ़ना पड़ेगा या इंटरेस्ट रेट को कम होना पड़ेगा और ये होने के बाद ही रेजिडेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ी रुचि आएगी रेंट में। और नहीं तो कोई क्रॉस सब्सिडी का स्कीम है जहाँ एफएसआई बढ़े और डेवलपर को कुछ इंसेंटिव मिले रेंटल स्कीम को बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में जहाँ इंटरेस्ट रेट इतनी कम होने की गुंजाइश नहीं है 6.5-7% से लेकर के 2% तक, तो शायद कुछ इंसेंटिव स्कीम या क्रॉस सब्सिडी स्कीम ही गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और इस हिसाब से रेंटल पॉलिसी बढ़ेगी। जी रोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ इस चर्चा में आपने भाग लिया. आपका बहुत बहुत नमस्ते मैडम, थैंक यू वेरी मच. તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે અહીંયા આગળથી અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટ અંગે તો વાત કરી છે, સાથે સાથે બજેટથી શું શું અપેક્ષાઓ છે અને રિયલ એસ્ટેટની કઈ સમસ્યાઓ નડી રહી છે અને બજેટમાં એનાથી કયા સમાધાન આવી શકે છે, અપેક્ષાઓની વાત આપણે અહીંયા આગળથી કરી છે. તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. મને પણ આપશો રજા, પરંતુ આપ સીએનબીસી બજાર સાથે જોડાયેલા રહો. નમસ્કાર.